अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बच्चे ने सवाल किया आयरलैंड के हवाले से कि बैंक स्टेटमेंट आयरलैंड में कितनी रिक्वायर्ड है। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से फार्मूला याद रखिए। आपका कोर्स जितनी ड्यूरेशन है आपके कोर्स की, उतनी देर के आपको लिविंग एक्सपेंस प्लस उतनी देर की आपकी ट्यूशन फ़ीस। आयरलैंड में आज की डेट में लिविंग एक्सपेंस तकरीबन 10,000 यूरोज़ हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो ये 30,000 यूरो बन जाएंगे। और आपकी जो भी फ़ीस है कॉलेज की, वो 3 साल की जो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उनको आप कैलकुलेट करेंगे। इन सारी अमाउंट्स को आप प्लस करेंगे और जो भी अमाउंट आपके सामने आएगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट का हिस्सा होगी। दूसरा, इन्होंने साथ ही ये सवाल किया है कि हमें कितना पुराना बैंक अकाउंट चाहिए। तो याद रखिएगा, इमिग्रेशन की वेबसाइट के मुताबिक एप्लीकेंट का अकाउंट और एप्लीकेंट के स्पॉन्सर का अकाउंट मिनिमम 6 मंथ की उनको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली 6 महीने पुराना आपका और आपके एप्लीकेंट का जो आपके स्पॉन्सर है उनका अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, इस बच्चे ने सवाल किया है कि आयरलैंड की जो वीज़ा रेशो है क्या वो यूनिवर्सिटी पे मुनहसर है कि नहीं। मेरी जो ज़ाती राय है, आयरलैंड की वीज़ा रेशो टोटली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे मुनहसर है। आपके फाइनेंशियल जितने स्ट्रॉन्ग हैं, जितने वेल एलेबोरेटेड हैं, उतना आपके वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा है। बाकी ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एक हायर रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसकी ऑब्वियसली फ़ीस भी ज़्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपके जेन्युइन स्टूडेंट होने का एम्बेसी को ये पता लगता है कि ये वाकई जेन्युइन स्टूडेंट है, इसीलिए उसके वीज़ा चांसेस तो कुछ ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी जनरल सी बात ये है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है तो आपके वीज़ा लगने के आयरलैंड में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये डिपेंड नहीं करता ख़ास तौर पे यहाँ पे कि आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में। डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के हवाले से कॉमनली सवाल हैं, पहले भी काफ़ी वीडियोज़ इस हवाले से बन चुकी हैं, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। आज एक शॉर्ट सी वीडियो में दोबारा बता देते हैं। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे हैं, असल में याद रखिएगा, इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल मेंशन है उनके मुताबिक जो भी स्टेट इशूड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, इसी तरह एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाने हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको किसी और अथॉरिटी से अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनते हैं: एप्लीकेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट की एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेंट का स्पॉन्सर अगर उसका वालिद है या उसके पेरेंट्स में से, माँ और बाप में से कोई है, तो उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। ये चारों डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपको स्टेट इशू करती है। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आईबीसी से अटैच करवाना या उनको मफा से अटैच करवाना ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं ज़िक्र करता हूँ बार बार, लोग ये कहते हैं, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि वहाँ जाकर जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, देन आपको आईबीसीसी की अटेस्टेशन और मफा की अटेस्टेशन शायद रिक्वायर्ड हो। तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिहाज से नहीं है। तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही अटैच करवाएं मफा से और टाइम इसमें बचाएं, पैसे बचाएं अपने। तो मुझे आयरलैंड के हवाले से इस बच्चे ने सवाल किया है कि पीएसडब्ल्यू कब मिलता है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देखिए, याद रखिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आयरलैंड में बहुत ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिसेज आपको डबलिन में नज़र आते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होंगी। सेकंड, जो पीएसडब्ल्यू के हवाले से याद रखें, जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स की स्टडी आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है फॉर 1 मोर ईयर। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, ऐसा नहीं। पहले आपको 1 साल का मिलेगा, उसमें आपने ऑफिशियली अपनी सीवीज़, अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए सबमिट करवानी है। अगर आपको वहाँ से जॉब नहीं मिलती और 1 साल इसमें गुजर जाता है तो फिर आपको 1 साल का और एक्सटेंडेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने 1 साल में किसी भी जगह पे अपनी सीवी सबमिट ही नहीं करवाई और आप 1 साल बाद जाके दोबारा उसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। आपको 1 साल मुकम्मल ट्राई करनी है, फिर भी आपको अगर जॉब नहीं मिलती वहाँ पे, जिसको हम स्पॉन्सर्ड जॉब भी कह सकते हैं, देन आपको 1 साल का और वीज़ा
वो देंगे। इसी तरह आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो तकरीबन 2 साल का बन जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ड्यूरिंग वो जो 1 साल या 2 साल हैं उस दौरान आपको फुल वर्क राइट्स हैं और आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। इस बच्चे ने सवाल किया है कि क्या आयरिश एम्बेसी कोई इंटरव्यू या टेस्ट लेती है? जी नहीं, बिल्कुल भी आयरिश एम्बेसी किसी किस्म का कोई इंटरव्यू या आपका टेस्ट नहीं लेती। वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद ही आपके वीज़ा के हवाले से अपना डिसीजन सुनाती है। अच्छा जी, आयरलैंड के हवाले से इस बच्चे ने सवाल किया है कि सेविंग अकाउंट हम शो करवा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के माध्यम में? जी बिल्कुल, आप सेविंग अकाउंट शो करवा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में याद रखिएगा कि जब भी आप सेविंग में कोई अमाउंट फ़िक्स करवाते हैं तो आप उसका एक ड्यूरेशन तय करते हैं बैंक के साथ। तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि आप सेविंग अकाउंट को शो करवा सकते हैं, लेकिन साथ आपको एक एडिशनल लेटर भी देना है, और वो एडिशनल लेटर इस चीज़ को ज़ाहिर करेगा कि आपके पास इन अमाउंट की एक्सेस अवेलेबल है। ये अगर अकाउंट की एक्सेस आपके पास अवेलेबल है और आपके पास अमाउंट की भी एक्सेस अवेलेबल है, देन वो लेटर आप साथ अटैच करके फिर आप सेविंग अकाउंट को आप बैंक स्टेटमेंट की मद में शो करा सकते हैं। तो अगर बच्चे ने करंट अकाउंट शो करवाया है तो ऑब्वियसली उसके पास हर वक्त उसकी रेडी एक्सेस मौजूद है, लेकिन सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिक्स डिपॉजिट अमाउंट्स के साथ आपको एक एडिशनल लेटर भी रिक्वायर्ड होता है। जी, आयरलैंड के हवाले से इस बच्चे ने सवाल किया है कि FRC, बर्थ सर्टिफिकेट, MRC और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने कहाँ से बनवाना है? तो जी, MRC जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके वालिद साहब का है, ये 2 तरह का हो सकता है। कुछ हज़रात ऐसे हैं जिनका उर्दू वाला पुराना निकाहनामा जो चलता था वो बना हुआ है, वो उस निकाहनामे को लेके अपने करीबी जो भी आपका यूनियन कौंसल का दफ्तर है वहाँ पे जाएंगे और उसके बिहाफ पे उनका MRC यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा वो उनको इशू किया जाएगा। तो अब आयरलैंड में उस मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के कंप्यूटराइज्ड होने की ये ज़रूरी है, ये लाजमी है। इसी तरह FRC आपको नादरा इशू करेगी। आप किसी भी करीबी नादरा के ऑफिस जाके इसको इशू करवा सकते हैं या आप ऑनलाइन इसको इशू करवा सकते हैं। आज की डेट में इसकी फ़ीस तकरीबन 1000 रुपीज़ है। तो बाकी रह गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको कोई भी यूनियन कौंसल या नादरा का ऑफिस इशू कर देता है, और जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन या पुलिस खिदमत मरकज़ जाके बनवा सकते हैं। स्टूडेंट ने सवाल किया कि आयरलैंड में PhD के हवाले से क्या प्रोसीजर है? तो याद रखिएगा कि अगर आप PhD के लिए आयरलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रिसर्च वर्क का एक सिनॉप्सिस बनाना है, अपनी एक रिसर्च प्रपोज़ल बनानी है, और रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के बाद आपने अपने कोर्स को तलाश करना है कि जो भी आपका रेलिवेंट कोर्स है वो आयरलैंड में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पे उसके ऊपर PhD करवाई जा रही है। आप उस अपनी प्रपोज़ल को उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो रिसर्च करवाने वाले टीचर्स मौजूद हैं, जो फैकल्टी है रिसर्च की, उनके ईमेल एड्रेसेस भी दिए हुए, तो आप डायरेक्टली उस फैकल्टी मेंबर को ईमेल करके अपनी रिसर्च प्रपोज़ल भिजवा सकते हैं। और अगर उस फैकल्टी मेंबर को या उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को आपकी रिसर्च प्रपोज़ल अट्रैक्टिव लगती है और वो उसको पसंद करते हैं, देन वो आपके साथ अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस को बढ़ाएंगे, और अगर आपके मामलात उनके साथ मुकम्मल तय हो जाते हैं और आपकी रिसर्च प्रपोज़ल उनको पसंद है और वो उस पर करवाने को आपको PhD तैयार हैं, देन वो आपको ऑफ़र लेटर और बाकी तमाम मामलात इशू करेंगे। तकरीबन 99% ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के तहत होती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें फ़ीस भी चार्ज करती हैं, और बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एक तो फुल फ़ीस भी आपको वेव ऑफ करती हैं और साथ आपको मंथली भी बेसिस पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप इशू करती हैं। तो ये एक अच्छा एक प्लान है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको वर्किंग खुद करनी है अपनी रिसर्च प्रपोज़ल के लिहाज से, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है वो आपने खुद करनी है। इस बच्चे ने सवाल किया है कि क्या एक स्टूडेंट जो कि डिफरेंट ममालिक से रिफ्यूज़्ड है वो आयरलैंड में स्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन जब आप वीज़ा फॉर्म को फिल कर रहे होंगे या अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे रहे होंगे, तब आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप फ़लाँ कंट्री से किस बेस पे रिफ्यूज़ हुए हैं ऑलरेडी। तो वो आपने इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी है। और देखने में ये आया कि अगर आप रिफ्यूज़्ड हैं भी और आयरलैंड को लगता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आपने अपने फाइनेंशियल मैटर्स और बाकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी उसको पूरा किया है, तो इस चीज़ का कोई बैड इम्पैक्ट वो नहीं लेते कि आप किसी और कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं, तो आपको ईज़िली वीज़ा वो दे देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा
कि आपने अपने रिफ्यूज़ल के हवाले से आयरलैंड की इमिग्रेशन को इन्फॉर्म लाजमी करना है। इस बच्चे ने सवाल किया जी, स्पॉन्सर की जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ एप्लीकेंट की पर्सनल स्टेटमेंट को लगाना ज़रूरी है कि नहीं? जी बिल्कुल ज़रूरी है जी। आयरलैंड की इमिग्रेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी लगानी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझें। जब आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे फाइनेंशियल्स के हवाले से देखते हैं तो उन्होंने दो किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं। एक लफ्ज़ उन्होंने ये यूज़ किया है कि हमें आपका जो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है एंड दैट इज़ 10,000 यूरोज़, उसकी इमीडिएट एक्सेस आपके पास होनी चाहिए। और इसी तरह सेकंड उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि आपके पास रेडी एक्सेस होनी चाहिए आपके रिमेनिंग ईयर्स के हवाले से। तो इमीडिएट एक्सेस और रेडी एक्सेस के हवाले से बेतहाशा लोगों के डिफरेंट जो है ना वो व्यूज़ हैं। जब वो पर्सनल स्टेटमेंट मांगते हैं, इसका मतलब एक ही है कि आपके पास इमीडिएट एक्सेस में जो 10,000 यूरोज़ हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। और ये चीज़ अगर आप अपने अकाउंट में रखते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप एजुकेशनल बॉन्ड परचेज़ कर लें, तो एजुकेशनल बॉन्ड बेसिकली रिप्लेस कर रहा होता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को। और इसी तरह अगर आप 10,000 यूरोज़ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में आप रखवा लेते हैं और बाकी जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में है, तो इसमें वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं कि इमीडिएट एक्सेस और रेडी एक्सेस क्या है, लेकिन क्योंकि उसकी इख्तलाफ की वजह ये है कि बेतहाशा ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने पर्सनल अकाउंट में 20,000 30,000 पड़ा था और उनके फादर के अकाउंट में बाकी अमाउंट पड़ी थी, उनका वीज़ा फिर भी लगा है। तो ये बेसिकली इमिग्रेशन की वेबसाइट के हवाले से एक एलेबोरेशन की है। अब इसके ऊपर वो फ़िज़िकली इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जो स्पॉन्सर है उसके अकाउंट से लास्ट डेज़ में अपने पर्सनल अकाउंट में प्रॉपर थ्रू चैनल, मतलब क्रॉस चेक के ज़रिए या किसी भी ऐसे पैटर्न के ज़रिए अपने अकाउंट में लाजमी 10,000 यूरोज़ की एक्सेस रखें। इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मुझे आयरलैंड के हवाले से ये सवाल आया है कि अगर मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँगा तो दैन वहीं पे ही मौजूद रहते हुए मुझे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको 1G वीज़ा कहते हैं, वो मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहीं से ही आप अपने वीज़ा को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको 1G वीज़ा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसके लिए आपको पाकिस्तान से इन आउट करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, इस बच्चे ने सवाल किया है कि अगर मैं 50% 1 ईयर की फ़ीस में से जमा कराऊं और बाकी मैं अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट की मद में शो करवा दूं, तो क्या इससे मेरे वीज़े पे कोई असर पड़ेगा? देखें जी, रिकमेंडेड तो यही है कि आप फुल ईयर की फ़ीस सबमिट करवाएं, लेकिन अगर हम इमिग्रेशन की वेबसाइट पे देखें तो उन्होंने, अगर 1 साल से ज़्यादा का आपका कोर्स है, तो उन्होंने 6,000 यूरोज़ के हवाले से बताया हुआ है कि आप 6,000 यूरोज़ से प्लस या आप 6,000 यूरोज़ तक फ़ीस सबमिट करवा के आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना एक्सपीरियंस है उसमें यही देखा गया है कि अगर बच्चे ने 1 ईयर की फुल फ़ीस सबमिट करवाई है, दैन उसके वीज़ा लगने के चांसेस उस बच्चे से ऑब्वियसली ज़्यादा हैं जिसने 50% या उससे कुछ ज़्यादा फ़ीस जमा कराई है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपने पहले साल की, अगर आप मास्टर्स में हैं तो वो 1 साल का ही है तो फुल फ़ीस जमा कराएं। अगर आप बैचलर्स में हैं तो फर्स्ट ईयर की कम से कम लाजमी पूरी फ़ीस जमा करवाएं। इससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टूडेंट ने सवाल किया है कि अगर आयरलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो तब हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जी देखिए, जब आपका आयरलैंड से अल्लाह ना करे कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आप अपील करें उसी वीज़ा के हवाले से, और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप री अप्लाई करें। अब इसमें जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है बच्चों को वो यही है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल आपको पेश आ जाए तो आप री अप्लाई करें। अगर आप अपील में जाते हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस बताता है वो ये कि वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा प्रोसेस है और उसका जो रिस्पांस है वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि आप किसी और जगह भी अप्लाई नहीं कर सकते और आप इस स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ नथी हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, उसके रिफ्यूज़ल लेटर को बहुत अच्छे तरीके से गौर से पढ़ें, उसमें जो जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से दूर करें और उसके बाद उसको री अप्लाई करें। ये मेरी तरफ से ज़ाती तौर पर रिकमेंडेड है।